कल के लेक्चर से किसी को डाउट है पूछ लीजिए। ठीक है, पीडीएफ दिख रहा है? पीडीएफ दिख रहा है सबको? ये देखो, कल आपको बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एंगल बताया था। ठीक, देखिए आपको यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी हमें देखना है। ठीक है, जैसे हम जब शेप्स डिटरमाइन करते हैं ना, तो उस वक्त थोड़ा हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ज़्यादा कंसिडर करते हैं। अब देखिए, इस जगह पे कल आपको बॉन्ड एंगल बताए थे। ठीक, हमको पता है नाइट्रोजन का जो है वो एटॉमिक नंबर 7, और हमको ऐसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखने को मिलता है। ठीक, अभी ये जो 5 इलेक्ट्रॉन है, 2.5, सौरभ क्या है ये? सौरभ 2.5 क्या है? अच्छा, 2 और 5 लिखे हो क्या? 2.5 लग रहा है। चलो ठीक है, ठीक है, मुझे 2.5 लग रहा है, 2 और 5 है वो। चलो देखो, नाइट्रोजन का 2 और 5 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। इसको ऑक्टेट पूरा करने के लिए और 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए। ठीक, तो 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, मतलब इसने क्या किया, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया है हाइड्रोजन के साथ, एक इस हाइड्रोजन के साथ शेयर्ड है, और एक इस हाइड्रोजन के साथ शेयर्ड है। ठीक है, तो इस पांच में से सिर्फ और सिर्फ 3 ही शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक, बचे कितने? बच गए हमारे पास 2। तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से बच गया है, 2 इलेक्ट्रॉन जो बचा है, इसको हम कहेंगे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब वैलेंस शेल में वैलेंस शेल में हमारे पास वो इलेक्ट्रॉन्स जो बॉन्डिंग में नहीं आते, उनको हम कहते हैं लोन पेयर। ठीक है, लोन पेयर का मतलब ऐसा जोड़ा जो अकेले हैं, या यूं कहिए तो एक कपल जो अकेले है। ठीक, अब इस स्ट्रक्चर में हम कैसे दिखाएंगे इसको? तो 3 इलेक्ट्रॉन हमने यहाँ पे, नाइट्रोजन का 3 इलेक्ट्रॉन जो है ये बॉन्ड्स के तरह से दिखा दिया। ठीक, देन इस तरीके से दिखाया और इस तरीके से दिखाया। तो जो लोन पेयर है उसको हम क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पे 2 डॉट बना के हम दिखाते हैं। किसके ऊपर? तो इस नाइट्रोजन के ऊपर हम दिखाते हैं लोन पेयर को। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन का एक लोन पेयर है जो किसी बॉन्डिंग में नहीं आया है। तो ये जो अरेंजमेंट है, इसको हम डिफाइन करेंगे आगे, और इसका क्या रोल है इस ज्योमेट्री को समझने के लिए, उस चीज को हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि ये जो लोन पेयर है और ये जो बॉन्ड पेयर है, ये काफी इंपॉर्टेंट होता है ज्योमेट्री को समझने के लिए। ठीक, तो इस चीज को मैंने अभी बताया, इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। आगे जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, वहां पे यही चीज हम देखेंगे। अब देखो, ये दूसरा एग्जाम्पल मैं आपको दिखा देता हूँ।
उसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में चलेंगे। अब जैसे यहाँ पे ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन का लोन पेयर कितना होगा, फटाफट बताइए कैलकुलेट करके। ऑक्सीजन के पास कितने लोन पेयर होंगे? ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए, उसके बाद लोन पेयर बताइए। प्रियांशु 4 कैसे होगा? लोन पेयर की मैं बात कर रहा हूँ, लोन इलेक्ट्रॉन्स की बात नहीं कर रहा। लोन पेयर 2 हो जाएंगे। ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर इज 8, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना हो जाएगा, 2 और 6। ठीक है, तो इसमें से ऑक्टेट पूरा करने के लिए इसको कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, सिर्फ और सिर्फ 2। ठीक है, तो इसके पास बचे कितने इलेक्ट्रॉन्स, 4 इलेक्ट्रॉन बच गए। तो अगर मैं इसका जोड़ा बनाऊं, ठीक है, जोड़ा बनाऊं, तो मैं इसको कह सकता हूं 2 जोड़ी इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, और इन 2 जोड़ी इलेक्ट्रॉन्स को हम कहेंगे 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। ठीक है, हम ऐसे ध्यान रखते हैं, सबको बता रहा हूँ, सब ध्यान से सुनिए, कई बार कंफ्यूजन होता है पेयर में और इलेक्ट्रॉन्स में। अब देखो हमारे पास 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ पे, तो अब इन 2 लोन पेयर को हम क्या करेंगे, एक को इधर दिखाएंगे ऑक्सीजन पे और एक को इधर दिखाएंगे ऑक्सीजन पे। ठीक है, इसको हम ऐसे करके दिखा देते हैं। ठीक, अब देखिए नेक्स्ट थ्योरी है हमारे पास, जो नेक्स्ट थ्योरी है हमारा, दैट इज शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। इसमें हम शेप्स पढ़ते हैं, ज्योमेट्री पढ़ते हैं मॉलिक्यूल्स की, और ये टर्निंग पॉइंट था केमिस्ट्री का, जहाँ से मॉलिक्यूल्स की जो थ्योरी दी गई थी वो दी गई थी, और काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ भी माने जाते हैं इसको। अब इसका जो नाम है, इसका एक्चुअल नेम है VSEPR थ्योरी, तो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, ये इसका पूरा नाम है। ठीक, अब देखो इस जगह पे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का एक लोन पेयर इधर और एक लोन पेयर इधर। ठीक, तो ये थ्योरी कहता क्या है कि जो भी जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन्स किसी मॉलिक्यूल में इंक्रीज करेंगे, वैसे वैसे सबके बीच में रिपल्सन फोर्स बढ़ जाएगा। ठीक है, क्योंकि सभी इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो सबके बीच में रिपल्शन फोर्स बढ़ जाना चाहिए। नेगेटिव चार्ज हैं सारे के सारे, तो सब क्या करेगा, एक दूसरे को धक्का मारना चालू कर देगा। अब देखो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का, यहाँ भी एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, इधर भी हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब इसी स्ट्रक्चर को देखो, ये एग्जैक्ट स्ट्रक्चर है वाटर मॉलिक्यूल का। ठीक, अब मैं इस स्ट्रक्चर का दूसरा एक स्ट्रक्चर बना रहा हूं, जैसे देखिए ऑक्सीजन, ऑक्सीजन यहाँ पे एक लोन पेयर मैंने दे दिया, एक लोन पेयर यहाँ दे दिया, और इसको मैंने ऐसे बना दिया, जो हम जनरली अपने कॉपीज में बनाते हैं वैसा मैंने यहाँ बनाया। ठीक, अब ये थ्योरी कहता क्या है कि सबके बीच में, सभी इलेक्ट्रॉन्स के बीच में फोर्स ऑफ रिपल्शन चालू होगा इस टाइप से। मतलब सब एक दूसरे को धक्का मारना चालू कर देंगे। ठीक है, अभी एक चीज आपको ये भी बताया मैंने, फॉर ए मॉलिक्यूल, किसी भी एक मॉलिक्यूल के लिए अगर उसे स्टेबल होना है, तो स्टेबल होने के लिए उसे क्या करना होगा, तो मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी रखना होगा उसे। तो मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी कब हो सकता है, जब भी सभी इलेक्ट्रॉन्स अपने अपने घर में आसानी से बैठे रहे या शांति से बैठे रहे, तब जाके मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी गेन होगा। ठीक है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये करते क्या है, अपने आप को एक दूसरे से इतनी दूर धक्का मारते हैं, ठीक है, इतना डिस्टेंस रखते हैं कि आगे चल के उनके बीच में और भी कोई गड़बड़ी ना हो। तो ये जो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी है, ये कहता क्या है कि जो भी सेंटर एटम है या जो भी हमारा जॉइनिंग एटम्स है, वो उनके जो वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स होगा, वो इलेक्ट्रॉन्स आपस में इस तरीके से एक दूसरे को धक्का मारेंगे या रिपेल करेंगे कि उनकी दूरी मैक्सिमम हो, उनकी डिस्टेंस मैक्सिमम हो, और उनका
जो स्टेबिलिटी है वो मैक्सिमम हो, अनस्टेबिलिटी जो है वो मिनिमम होनी चाहिए। ठीक है, ये थ्योरी हमको यही बताता है। तो इस कंडीशन को देखिए, ये जो हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल मैंने जो यहाँ बनाया है, हमारे कॉपी के हिसाब से हम जो पेपर में बनाते हैं वो ऐसा ही बनाते हैं, लेकिन यहाँ पे होता क्या है कि ये आपस में एक दूसरे को ऐसा रिपल करते हैं, तो और रिपल करते करते ये क्या करते हैं, एक नया स्ट्रक्चर का निर्माण करते हैं, जिसको हम ऐसा देखते हैं, या यूँ कहते हैं कि वाटर का जो मॉलिक्यूल है वो हमको ऐसा देखने को मिलता है। उसके बाद जो लोन पेयर होगा, वो लोन पेयर का इलेक्ट्रॉन एक यहाँ हमको दिखता है और एक यहाँ पे हमको देखने को मिलता है। ठीक है, तो इस कंडीशन में हमको जो एंगल है वो एंगल दिखता है 104.5 डिग्री का। ठीक है, जो मैंने यहाँ लिखा है 104.5 डिग्री का एंगल देखने को मिलता है। और जो शेप है इसको हम कहते हैं बेंट शेप, इसको हम कहेंगे बेंट शेप। बेंट मतलब झुका हुआ शेप। ठीक है, तो हर एक कोवलेंट मॉलिक्यूल का कोई ना कोई शेप होता है, और वो सभी शेप्स हम इस थ्योरी के अंतर्गत पढ़ते हैं। डाउट है किसी को, या क्लियर हुआ, या फिर से समझाऊं? पूरा फिर से समझाऊं या क्लियर हो गया? बाकी लोगों को क्लियर है? देखो यहाँ पे हम जो शेप्स पढ़ेंगे ना, वो शेप्स हर किसी का हमको अलग अलग देखने को मिलेगा। ठीक है, अब देखो इसी जगह पे अब मैं अगर इसकी बात करूं, इस NH3 की मैं बात करूं, तो इस नाइट्रोजन के ऊपर भी एक लोन पेयर है। ठीक, तो हम यहाँ पे नाइट्रोजन के ऊपर जो लोन पेयर है, इसको जो है इसको हम ठीक दिखाते हैं इसके जैसा। मतलब हमने क्या पढ़ा है, CH4 हमारा टेट्राहेड्रल शेप का होता है। ठीक, टेट्राहेड्रल शेप का होता है। तो NH3 का जो मॉलिक्यूल है वो भी टेट्राहेड्रल शेप का ही होता है। वो इसलिए क्योंकि तीन जो नीचे के बॉन्ड्स हैं, ये तीन, ये CH4 के बॉन्ड्स के जैसे ही होते हैं, और जो ऊपर का ये बॉन्ड है, ये जस्ट इस लोन पेयर की तरह बिहेव करता है। या यूं कहिए तो यहाँ जो लोन पेयर है, ये ठीक इस बॉन्ड की तरह बिहेव करता है इस मॉलिक्यूल के लिए। इस वजह से हमको NH3 में यहाँ पर टेट्राहेड्रल शेप देखने को मिलता है। तो किसी भी मॉलिक्यूल में जो वैलेंस शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, चाहे वो लोन पेयर हो, चाहे वो बॉन्ड पेयर हो, बॉन्ड पेयर कहने का मतलब है जो इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग में होते हैं, ठीक है, तो उनको हम बॉन्ड पेयर कहते हैं। तो किसी भी मॉलिक्यूल का जो शेप है वो इन दोनों के वजह से डिटरमाइंड होता है। स्पेशली जो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स है, उन दोनों के वजह से ही डिटरमाइंड होता है। देन इसके क्या क्या पॉइंट्स हैं वो देखते हैं। Molecules having covalent bond have definite geometry as covalent bonding has directional characteristic। ठीक है, अभी डायरेक्शनल कैरेक्टरिस्टिक या डेफिनेट ज्योमेट्री का मतलब क्या है? तो देखो इस जगह पे मैंने आपको क्या बताया कि जो लोन पेयर हैं, लोन पेयर क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपल करेंगे, और तब तक रिपल करेंगे जब तक कि उनका स्टेबिलिटी ना आ जाए। तो ये जो रिपेलिंग नेचर है, ठीक है, इन रिपेलिंग नेचर को हम क्या कहते हैं, डायरेक्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, अब देखो मैं हाथ से दिखा रहा हूँ, मान लीजिए यहाँ पे एक मेरा ऑक्सीजन है, तो इसके ऊपर जो लोन पेयर होंगे वो इस तरीके से दबाते हैं उस बॉन्ड को, जो बॉन्ड पेयर है उसको इस तरीके से दबाते हैं कि वो नीचे से ऐसा दब के आता है, इसीलिए हम इसको कहते हैं बेंट शेप। ठीक है, इस वजह से हमारा वाटर का जो मॉलिक्यूल है वो बेंट शेप कहलाता है। और इसी नेचर को हम डायरेक्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स कहते हैं। मतलब एक ऐसा डायरेक्शन, या यूँ कहिए तो एक तरफ एक ऐसा डायरेक्शन देखने को मिलता है जिससे मेरा ज्योमेट्री डिफाइंड हो सके। A simple theory was given for the molecular shape of the covalent molecules by Gillespie and Needham in 1957। इन दोनों ने मिलके ये थ्योरी को दिया था पहली बार। This theory predicts the shape of the molecule by considering the most stable configuration of the bond angles in the molecule। ठीक है, ये थ्योरी जो है सबसे स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन को लेता है। मतलब सबसे स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन यहाँ कहने का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं, यहाँ पे लीस्ट
पॉसिबल पोटेंशियल एनर्जी होना चाहिए। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिए कि कोई भी मॉलिक्यूल अगर स्टेबल है, सबसे स्टेबल है, तो उसकी एक्टिविटी कम होगी और पोटेंशियल एनर्जी वहां पे उसका मैक्सिमम होगा। तो ये यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं कि लीस्ट मोस्ट स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द बॉन्ड, तो यहाँ पे इसकी मोस्ट या सॉरी लिस्ट स्टेबल पोटेंशियल एनर्जी की हम बात करते हैं। दिस थ्योरी स्टेट्स इलेक्ट्रॉन पेयर्स in the valence shell of the central atom of a molecule, whether bonding or lone pairs, are regarded as occupying localized orbitals। ठीक है, इसका कहने का क्या मतलब है कि इन्होंने क्या कहा था कि जो लोन पेयर हैं और जो बॉन्ड पेयर हैं, दोनों ही इन्वॉल्व होते हैं किसी भी मॉलिक्यूल के शेप्स को डिटरमाइन करने के लिए। तो कौन से इलेक्ट्रॉन्स? तो वैलेंस शेल वाले इलेक्ट्रॉन्स। ऐसा नहीं कि हम वैलेंस शेल के अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स में चले जाएं और तब डिफाइन करना चालू कर दे, तो हमारा पूरा का पूरा हम क्या करेंगे, इन दोनों साइंटिस्ट की थ्योरी की वाट लगा देंगे। तो वो हमको करना नहीं है। ठीक है, हम क्या करेंगे, वैलेंस शेल के जो भी इलेक्ट्रॉन्स है हम उसके थ्रू शेप्स को डिफाइन करेंगे। These orbitals arrange themselves in so as to minimize the mutual electronic repulsions। ये ऑर्बिटल्स मतलब लोन पेयर के जो ऑर्बिटल्स हैं, जहाँ पे लोन पेयर है और जहाँ पे बॉन्ड पेयर है, ये दोनों क्या करते हैं, अपने आप को इस तरीके से अरेंज करते हैं कि दोनों के बीच में रिपल्शन मिनिमम हो। तो रिपल्शन मिनिमम कब होगा? जब दोनों के बीच में दूरी सबसे ज्यादा होगी तब होगा। तो इस कंडीशन में हम क्या कह सकते हैं कि दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है, ठीक, तो ये डिस्टेंस मैक्सिमम होना चाहिए। ठीक है, डिस्टेंस यहाँ पे मैक्सिमम होना चाहिए, तब जाके यहाँ पे रिपल्शन मिनिमम देखने को मिलेगा। Then point number 2, the magnitude of the different types of electronic repulsion follows the order given below। ठीक है, अभी यहाँ पे हमको क्या एक चीज याद रखना है कि जो रिपल्शंस होता है वो किसके किसके बीच में ज्यादा होगा और किससे किसके बीच में कम होगा। तो सबसे पहले जो लोन पेयर है, अगर किसी मॉलिक्यूल में लोन पेयर ज्यादा है तो लोन पेयर और लोन पेयर के बीच में रिपल्शन सबसे ज्यादा होगा। उसके बाद बॉन्ड पेयर और लोन पेयर के बीच में रिपल्शन उससे कम होगा, और बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में रिपल्शन उससे भी कम होगा। तो ये एक अरेंजमेंट है, ये डिसेंडिंग ऑर्डर का अरेंजमेंट है और कई बार एग्जाम में पूछता भी है। तो सिंपली आपको कैसा लिखा हुआ मिलेगा, लोन पेयर डैश लोन पेयर ग्रेटर देन लोन पेयर डैश बॉन्ड पेयर ग्रेटर देन बॉन्ड पेयर डैश बॉन्ड पेयर। ये शॉर्ट में लिखा हुआ रहता है। एक मिनट, यहाँ ये शॉर्ट फॉर्म में ऐसा लिखा हुआ रहता है और ये ऑब्जेक्टिव में आता है कई बार कि असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में इसको अरेंज कीजिए या कौन सा सही पैटर्न है। ठीक है, तो यहाँ पे हमको क्या ध्यान रखना है, जो लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन्स होंगे उन दोनों के बीच में सबसे ज्यादा रिपल्सन होगा, फिर लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में, और फिर बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में। अब इसे हम मॉलिक्यूल में देखते हैं, जो ऊपर हमने एग्जांपल देखा था उसमें देखते हैं तो कहाँ पे कैसा होगा। अब इस कंडीशन को वापस से देखिए, यहाँ पे एक लोन पेयर है ऑक्सीजन में और यहाँ पे एक लोन पेयर है ऑक्सीजन में। तो इन दोनों के बीच में जो रिपल्शन होगा वो सबसे अधिक होगा। यहाँ पे हमको मैक्सिमम रिपल्शन देखने को मिलेगा। ठीक, उसके बाद हमको इन दोनों के बीच में भी रिपल्शन देखने को मिलेगा, लेकिन इन दोनों के बीच में जो देखने को मिलेगा वो लोन पेयर और लॉन पेयर से कम देखने को मिलेगा। उसके बाद हमको इन दोनों के बीच में भी रिपल्शन मिलेगा, और ये जो रिपल्शन होगा ये हमको ऊपर वाले दोनों से कम देखने को मिलेगा। मतलब बॉन्ड पेयर का जो रिपल्शन है वो हम इस तरीके से चेक करते हैं किसी भी मॉलिक्यूल में। Then point number 3, the electronic repulsion between two pairs of electrons will be minimum
if they are as far apart as possible। मतलब दो इलेक्ट्रॉन्स के बीच में जो रिपल्सन है वो सबसे कम कब होगा, जब दोनों के बीच में दूरी सबसे ज्यादा होगी, मैक्सिमम डिस्टेंस पे होगा, जो मैंने अभी बताया था वो ये पॉइंट है। देन point number 4, the actual shape of the molecules containing lone pairs is a little distorted from the basic shape as in the NH3 and H2O molecules. The bond angles are not 109 degree 28 minutes but 107 degree and 104.5 degree। अब देखो यहाँ पे तीनों फिगर को आप कंसीडर कीजिए। हमारे पास ये CH4 है, हमको पता है ये टेट्राहेड्रल शेप का होता है, ठीक, टेट्राहेड्रल शेप का होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे लोन पेयर नहीं है, लोन पेयर यहाँ पे नहीं है, लेकिन इस जगह पे देखो एक लोन पेयर है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, ये तीन तीन बॉन्ड तीन बॉन्ड ये तीन बॉन्ड को सेटिस्फाई करेगा, और जो ये एक लोन पेयर है वो इस एक बॉन्ड को सेटिस्फाई करेगा। उसी तरीके से अगर हम H2O मॉलिक्यूल को देखें तो यहाँ पे दो लोन पेयर है, तो ये एक बॉन्ड और ये दो बॉन्ड, इन तीनों में से कोई दो बॉन्ड को सेटिस्फाई करेगा CH4 के, और जो दो लोन पेयर हैं ये बाकी दो बॉन्ड्स को सेटिस्फाई करते हैं, ठीक है। तो जब स्टडी किया जाता है मॉलिक्यूल्स को, तो एक मॉलिक्यूल को दूसरे के कंसीडर रिस्पेक्ट में स्टडी किया जाता है और देखा जाता है कि आपस में उनमें क्या फर्क है, कितना फर्क है। तो यहाँ पे अगर हम तीनों को मान के चले कि तीनों का जो शेप है वो टेट्राहेड्रल शेप है अगर, तो उस कंडीशन में क्या देखा गया था कि NH3 का जो बॉन्ड एंगल है वो फर्क आता है, ठीक है, दैट इज 107.3 डिग्री, और जो H2O का जो बॉन्ड एंगल है वो फर्क आता है। तो इससे कंक्लूजन क्या निकाला गया कि जो लोन पेयर्स हैं वो लोन पेयर्स के बीच में रिपल्सन ज्यादा होते हैं, जिसके वजह से वो क्या करते हैं कि मॉलिक्यूल्स को हमारे कंसिडरेशन के हिसाब से वो थोड़ा उसको तोड़ देते हैं, मतलब हमारा जो कंसिडरेशन है उसको थोड़ा सा वो डिस्टर्ब करते हैं, और जितना हमारे हिसाब से आना चाहिए उतना ना आके वो कुछ अलग ही वैल्यू देते हैं। तो जो देखा गया था उस टाइम, उन्होंने क्या कंसिडर किया था कि टेट्राहेड्रल अगर है या टेट्राहेड्रल का शेप दिखा रहा है तो उसमें भी 109.5 डिग्री आना चाहिए, मतलब इसमें भी 109.5 डिग्री आना चाहिए था, लेकिन ऐसा प्रैक्टिकली नहीं देखा गया, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं डिस्टॉर्टेड शेप या फिर ब्रेकआउट शेप, मतलब जो शेप हम कह रहे हैं वो शेप ना होके कुछ और शेप देखने को मिल रहा है। देन क्या है इसमें 104.5 डिग्री रेस्पेक्टिवली ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वन लोन पेयर इन NH3 एंड टू लोन पेयर्स इन H2O, मतलब लोन पेयर्स की वजह से ये सभी ये डिस्टॉर्टेड फिगर हमको देखने को मिलता है। चलिए अभी आप एक बार सारा पॉइंट पढ़ लीजिए, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरी, ठीक है, और इस थ्योरी के बेस्ड आगे थ्योरीज बदलते चले जाएंगे। एक एक पॉइंट को ढंग से पढ़िए, कोई डाउट है तो वापस से पूछ लीजिए। पीयूष, आप चैप्टर का कुछ पॉइंट कुछ भाग आप ये ख़त्म हो गया है, ठीक है। अगर आपको कोई डाउट हो तो पूछने में हिचकिचाना नहीं है, चाहे आप अपने फ्रेंड से पूछ लीजिए जो आपके साथ पढ़ रहे हैं, या फिर आप अलग से व्हाट्सएप में पूछ सकते हैं, ठीक है। सारे सारे नोट्स आप देख लो, जो डाउट है आप पूछ सकते हैं बाद में। चलिए सभी सभी पॉइंट्स को एक एक करके देखिए, आराम से देखिए, ठीक है, क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ये सब।
गया हो गया सबका? लास्ट पॉइंट 7, 7 पॉइंट कहाँ? फोर्थ पॉइंट है। पॉइंट बी और फोर्थ पॉइंट, point B. This theory predicts the shape of the molecule by considering the most stable configuration of the bond angles in the molecule. ठीक है, देखो ये एक्चुअली में ये पॉइंट कहता क्या है कि जो मॉलिक्यूल्स हैं उसमें जो लोन पेयर्स और बॉन्ड पेयर्स हैं उनका रिपल्शंस को कंसिडर करता है ये थ्योरी। ठीक है, ताकि उनमें रिपल्शंस मतलब कितना कम हो रहा है या ज़्यादा हो रहा है, और उस रिपल्शन के द्वारा जो शेप डिफाइंड हो रहे हैं उस शेप को कंसिडर किया जाता है। और उसमें से भी सबसे जो अहम चीज़ है जैसे बॉन्ड एंगल, तो उस चीज़ को यहाँ पे डिफाइन किया जाता है। Point number 4. The actual shape of the molecules containing lone pairs is a little distorted from the basic shapes as in the NH3 and H2O molecules. ठीक है, इसका मैं मतलब क्या है जो अभी आपको यहाँ ऊपर बताए थे कि इस नाइट्रोजन के ऊपर एक लोन पेयर होता है। ठीक है, यहाँ पे हमको एक लोन पेयर होता है और यहाँ पे हमारे पास दो लोन पेयर है। ठीक है, तो कंसीडर देखो जब शेप्स डिफाइंड होते हैं या ऑर्बिटल्स को हम कंसीडर करते हैं तो ये जो और लोन पेयर और बॉन्ड पेयर है इनको एक एक बॉन्ड माना जाता है। ठीक, वन लोन पेयर इज इक्वल टू वन बॉन्ड। ठीक है, ये हम पढ़ेंगे आगे जब हम हाइब्रिडाइजेशन वगैरह पढ़ेंगे तो उस चीज़ को हम देखेंगे। तो ये चीज़ इस थ्योरी में बताया नहीं गया था कि वन लोन पेयर इज इक्वल टू वन बॉन्ड। ये यहाँ पे कंसीडर तो इन लोगों ने किया था, इन लोगों ने लिखा था कि ऑर्बिटल्स यहाँ पे रिपेल करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स रिपेल करते हैं। ठीक, तो इनके हिसाब से क्या होना चाहिए, अब यहाँ पे एक लोन पेयर है और 3 बॉन्ड्स हैं। ठीक, या यूं कहिए तो 3 बॉन्ड पेयर है, तो यहाँ पे टोटल हमको कितना देखने को मिलेगा, मतलब 4 बॉन्ड्स हम कह सकते हैं। उसके बाद यहाँ वाटर मॉलिक्यूल देखिए, हमारे पास 2 लोन पेयर है और 2 बॉन्ड पेयर है, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे टोटल हमारे पास कितना है, तो 4 बॉन्ड्स यहाँ पे भी हमको देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो इस हिसाब से ये जो 4 बॉन्ड्स हैं ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो इस CH4 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब CH4 का जो शेप है वो कैसा है, तो टेट्राहेड्रल शेप है। तो इस हिसाब से NH3 और H2O मॉलिक्यूल का भी शेप टेट्राहेड्रल होना चाहिए, लेकिन एक्चुअल प्रैक्टिस में, ठीक है, अब देखो टेट्राहेड्रल शेप होना चाहिए, साथ में अगर शेप मैच कर रहा है तो ये एंगल भी मैच करना चाहिए। लेकिन एक्चुअल प्रैक्टिस में क्या देखा गया था, तो NH3 का जो मॉलिक्यूल है उसका जो एंगल है वो एंगल इतना है, मतलब इतना होना चाहिए, 109.5 डिग्री होना चाहिए, लेकिन है कितना 107.3 डिग्री। और उसी तरीके से वाटर का 109.5 डिग्री होना चाहिए, तो है कितना 104.5 डिग्री। तो इसी चीज को हम कहते हैं डिस्टॉर्टेड शेप, मतलब जो हमारे हिसाब से होना चाहिए वो है नहीं, है कुछ और ही। ठीक, तो इसको हम कहते हैं डिस्टॉर्टेड शेप या फिर कुछ फर्क आ रहा हो वो चीज। क्लियर है? फोर्थ पॉइंट, फोर्थ पॉइंट क्लियर हुआ? फोर्थ पॉइंट में डाउट है अभी भी किसी को? ठीक है, देखिए यहाँ पे मैंने कुछ मॉलिक्यूल्स दे रखा है। दिस फिगर इज टेकन फ्रॉम NCERT बुक विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और एग्जाम में डायरेक्टली जो है आपको देखो यहाँ पे फिगर लिखा हुआ नहीं रहता, एग्जाम में फिगर दिया हुआ नहीं रहता। ये जो एग्जाम्पल्स है मॉलिक्यूल्स के, ये एग्जाम्पल रहेंगे और पूछेगा कि ये कैसा शेप बना के देगा।
ठीक है, कैसा शेप बना के देगा। तो देखिए यहाँ पे कुछ कुछ एग्जाम्पल है, BeCl2, HgCl2, BF3, ये काफी सारे एग्जाम्पल्स है और हर किसी एग्जाम्पल्स का हमको शेप याद नहीं हो सकता, ये तो जाहिर सी बात है। ठीक, तो कुछ कुछ एग्जाम्पल्स हैं जिनको हम आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है, तो उनको हम देखते हैं कैसे पढ़ते हैं शेप्स को, या शेप्स को हम कैसे याद रख सकते हैं। अब देखो इस कंडीशन में सबसे, एक मिनट होल्ड करेंगे सर। अब देखिए इस एग्जाम्पल को ढंग से देखिए, BeCl2। ठीक है, अब मैं क्या करूँ, यहाँ पे जो A है मेरा, तो इस A के जगह मैंने Be लिख दिया और B के जगह एक साइड को Cl लिख दिए और एक साइड को Cl लिख दिया। ठीक है, अब देखो मैंने आपको कहा था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक, तो वो हम यहाँ पे कंसिडर करके लेंगे। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमको क्या मालूम है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब क्या होता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में जो एटम है जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा है, वो दूसरे एटम का इलेक्ट्रॉन जबरदस्ती खींच के लेगा। ठीक, तो उस कंडीशन से एंगल नहीं पूछता। ठीक है, एंगल वैंगल नहीं पूछता। ठीक है, अब देखो मैं आपको बताऊंगा कि एंगल कैसे याद रख सकते हैं। ठीक, कुछ कुछ फिगर्स ऐसे हैं जिनका एंगल्स हमको याद होना चाहिए, तो वो भी आपको सिखा दूंगा कैसे देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मेरे ख्याल से आप सबको याद होगा कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट क्या करता है, दूसरे एटम का इलेक्ट्रॉन जबरदस्ती अपनी तरफ खींच लेता है। तो उस कंडीशन से यहाँ पे क्लोरीन जो है उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बेरिलियम से ज्यादा है। ठीक, तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। अब राइट साइड के जो क्लोरीन है उस तो खींच लिया, तो ये जो लेफ्ट साइड का क्लोरीन है ये क्यों छोड़ेगा भाई, ये भी खींचेगा। ठीक है, इसके पास तो ताकत उतना ही है, तो ये भी खींचेगा। अब इस खींचातानी से क्या होगा, जो बॉन्ड है वो बॉन्ड किस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा, तो ये जो इलेक्ट्रॉन का जो बॉन्डिंग है वो लीनियर डायरेक्शन में सेट हो जाएगा, मतलब इसी रीजन में सेट हो जाएगा। वो इसलिए क्योंकि अगर आप देखो, अगर रस्सा जो खींचातानी का जो खेल है उसको आप अगर ढंग से देखें, तो जहाँ पे नॉट बांधा रहता है, मतलब जहाँ गांठ बांधी होती है, उसके दोनों साइड में लोग खड़े होकर रस्से को खींचते हैं। अब दोनों साइड का अगर पलड़ा बराबर हो, वो रस्सा हिलेगा कहीं भी क्या, कहीं नहीं हिलने वाला। ठीक, ज्यों का त्यों रहेगा। तो इस कंडीशन में जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोरीन की है वही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इधर वाले क्लोरीन की भी है। तो सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होने की वजह से यहाँ पे हमको शेप कैसा देखने को मिल रहा है, तो लीनियर देखने को मिल रहा है, मतलब एक स्ट्रेट लाइन का शेप देखने को हमको मिल रहा है। स्ट्रेट लाइन के शेप को हम क्या कहते हैं, लीनियर शेप कहते हैं। जो आप लीनियर मोशन पढ़ते हैं फिजिक्स में, वो लीनियर मोशन से आप मोशन निकाल दो तो सिर्फ बचेगा लीनियर। ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन मोशन को हम लीनियर मोशन कहते हैं। तो यहाँ पे एक स्ट्रेट शेप देखने को मिल रहा है भाई। अब इस तरीके से हम इसको याद रख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर क्लोरीन है तो इसके जगह पे कुछ और भी मिल जाएगा तो आप आराम से बना सकते हो। क्लोरीन मिल गया, चाहे फ्लोरीन मिल जाएगा तो भी आप लगा सकते हैं। देन लिथियम फ्लोराइड मिल जाएगा तो भी आप बना सकते हैं। तो इतने सारे एग्जाम्पल्स आप इसके थ्रू यूज कर सकते हैं और बना सकते हैं। देन ट्राइगोनल प्लेनर। अभी देखो ट्राइगोनल प्लेनर कहने का मतलब है कि एक ऐसा प्लेन जिसपे ट्राइंगल देखने को मिल रहा हो। तो कल यहाँ पे हम देखो, ये जो थ्योरी है ये बेसिकली कोवलेंट कंपाउंड्स के लिए यूज किया था। ठीक है, आयनिक कंपाउंड्स की मैं बात नहीं कर रहा, ध्यान से सुनिए। जो ये जो टॉपिक चैप्टर हम पढ़ रहे हैं ये बेसिकली कोवलेंट कंपाउंड्स के लिए है। आयनिक कंपाउंड्स ऐसा अरेंजमेंट नहीं दिखाता, वो इसलिए क्योंकि वहां पे शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं होता। सभी इलेक्ट्रॉन्स जो है ट्रांसफरेंस की वजह से हमको देखने को मिलते हैं। ठीक है, और आयनिक कंपाउंड्स डिटेल्स में हम 12th में पढ़ेंगे, फर्स्ट चैप्टर है आपका। अब देखो यहाँ पे ट्राइगोनल प्लेनर मतलब एक प्लेन पे, कल जो आपको कॉपी का दिया था मैंने,
प्लेन पे, और इसी प्लेन पे तीन हमको इस प्लेन पे तीन हमको बॉन्ड दिख रहे हैं, उसको हम ट्राइगोनल प्लेन कहते हैं, या यूं कहिए तो इस प्लेन पे ट्राइंगल का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, आपका जो प्लेन ऑफ पेपर है उस पर ट्राइंगल बन रहा है, तो उसको हम कहेंगे ट्राइगोनल प्लेनर। अब यहाँ पे देखो, तो एग्जाम्पल है BF3 फ्लोरीन। फ्लोरीन जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तीनों का सेम होगा, तो अगर इस बी के जगह हमने क्या किया, एफ को लगाया, इस बी के जगह भी एफ को लगाया, और इधर वाले बी के जगह भी हमने एफ को लगाया। अब जो ए है, इस ए के जगह पे हमने क्या लगा दिया, बी, बोरोन को। तो बोरोन का जो इलेक्ट्रॉन है वो तीनों डायरेक्शन में बराबर तरीके से खिंचा हुआ देखने को हमको मिलेगा। ठीक, तो ये तीनों तरीके से बराबर खिंचा हुआ होता है, जिसके वजह से हमको ये ट्रायंगुलर शेप का देता है। मतलब एक आप यूं कहिए तो हमको इक्विलैटरल ट्रायंगल का फॉर्मेशन करके देगा ये। आप इसको अगर सिर्फ ट्रायंगल की हम बात करें अगर, तो ये हमको एक इक्विलैटरल ट्रायंगल का फॉर्मेशन करके देगा, जिसके वजह से हमको ये शेप देखने को मिलता है। ठीक है, तो इस चीज को हम ऐसे याद करेंगे। और देखिए यहाँ पे मैं बार बार बोल रहा हूँ, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर डिटरमाइनिंग द शेप्स ऑफ द मॉलिक्यूल्स। ठीक है, हर मॉलिक्यूल में हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पक्का लगाएंगे ही लगाएंगे। ठीक है, तो इस चीज को आप याद रखिएगा। अब देखो ये जब मैं नोट्स आपको दूं तो आप क्या करेंगे, आपका एक होमवर्क रहेगा कि आप सभी शेप्स को एक बार ढंग से अरेंज देखिए, समझने का प्रयास कीजिए। ठीक, देन नेक्स्ट है हमारे पास टेट्राहेड्रल शेप। अब देखो टेट्राहेड्रल शेप कई बार हम पढ़ते हैं, तो ये जो CH4 है मीथेन हमारा, इस कंडीशन में क्या है कि मीथेन सेंटर में होगा। उसके बाद टेट्राहेड्रल एक्चुअली कैसा है कि